अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इकोनॉमी इन फोकस और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। नाज़रीन, जो कौमें मुआशरे अपने मोहसिनों बानियों की आइडियोलॉजी को फरमुदात को फरामोश कर देती हैं तो तारीख भी उन्हें तारीकियों में धकेल देती है, मगर जो उन पर अमल करती हैं उनको याद रखती हैं वो दुनिया के उफक पर एक मुआशी ताकत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर नमूदार होते हैं। जैसा कि हम बहुत सारी मिसालें, चाइना की मिसालें, माओ ज़ेतुंग को ले लें आप, सिंगापुर में जनरल ली को ले लें, मलेशिया में महातिर मोहम्मद को, और वेनेजुएला में आप हुगो चावेज़ को ले लें। उन लीडरों की जो फरमुदात थे उसको उनकी कौमें जो है वो फॉलो करती रही हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कायदे मोहसिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह का यौम विलादत मनाया गया और उनकी अजीम फहम फरासत और अफकार जो नज़रियात थे उनको एक बार फिर याद किया गया, जिसकी एमा पर हमें एक इस्लामी फलाही मुआशी रियासत का वजूद नजर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज मेरा जो मौजू है वो है कायदे आज़म की मुआशी नजरियात और उनकी क्या मुआशी तरजीहात थी। साथ साथ हम बात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान से पहले अक़लियतियों के हवाले से बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया था, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक इंदहानी भी कराई थी। आज बात करेंगे कि माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान की मईशत में क्या वाइटल रोल अदा किया जा रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आगा मसूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तज्ज़ियेकार हैं, कॉलम निगार हैं, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर अयूब महर मेरे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। जफर सुबहानी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। आगा साहब, अगर मैं बात करूं कि हम जब भी बात करते हैं आगा मसूद साहब के कायदे आज़म की एक सियासी बसीरत थी, एक फहम फरासत थी, एक नज़रियात थे, एक फरमुदात थे, लेकिन अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जो बुनियादी तस्वुरात थे उसमें मजबूत गिरफ्त हासिल थी। कायदे आज़म की मुआशी फलसफे के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं याद कर रहा हूँ कि कायदे आज़म को हम दो नुक्ते नज़र से पेश कर सकते हैं। एक वो कायदे आज़म के जिन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की है, वो एक सफीर बन गए थे कि हिंदुस्तान और हिंदू मुसलमान जो है वो आपस में मिलजुल के रहें। और कायदे आज़म को अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर वन वोट के जरिए अगर कोई भी हुकूमत आएगी तो उससे मुसलमानों की जो माशी जो सूरत हाल है वो बहुत शदीद मुतासर होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने भी डॉक्टर जवार साहब की किताब का हवाला दिया जो कंपाइलेशन है, तो उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कायदे आज़म को अच्छी तरीके से मालूम था कि हिंदू की सोच क्या है, ये हिंदू मासराई किस तरह सोचते हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश करने के बाद जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल नहीं बेहतर हो रही, नहीं कोई मफाहमत पैदा हो रही, नहीं कोई दोस्ती पैदा हो रही, अफाम तफहीम के सारे रास्ते जो हैं बंद हो रहे हैं, तो फिर कायदे आज़म ने फिर एक अलग राह अख्तियार की। और वो अलग राह जो थी वो मुसलमानों के ऐन ख्यालात के मुताबिक थी, यानी ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए। और देखिए, ये लोग बड़ी गलत बात करते हैं। देखिए, इसके पूरे पाकिस्तान की तहरीक का पसमंदा जो था वो माशी था, मतलब ये कि उनको मालूम था कि ये जो हिंदू डोमिनेशन होगा। देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे? 10 करोड़ होंगे और इसके बाद 30-40 करोड़ हिंदू थे। तो अगर ये है कि वन वोट वन को जरिए अगर ये आते तो जाहिर है कि तो कुछ भी मतलब कर सकते थे उनके मुसलमानों की। आज भी आप देखें, जबकि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा दबाव नहीं है मुसलमानों का, यानी मुसलमान वहाँ तकरीबन 40 करोड़ है, 22 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद देखें कि सारी जो पॉलिसीज हैं मुसलमानों के खिलाफ हैं। यानी उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनके साथ तशद्दुद किया जाता है और झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने गाय का गोश्त खाया है, इन्होंने गाय को ज़िबा किया है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि कायदे आज़म जब ये पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि मुसलमान अक़लियत में रहेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो यही वजह थी कि उन्होंने बाद में आपको मालूम 1947 में जब पाकिस्तान का एक नज़रिया पेश किया, जिसको कि इंडिया के जर्नलिस्टों ने कहा कि ये पाकिस्तान का नज़रिया है, उस वक्त पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हमें दरअसल ये कायदे आज़म का बड़ा एहसान मांगना चाहिए। ये दूसरी बात है कि कायदे आज़म की जो अफकार थे, जो उनके फरमुदात थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच को हम लेके आगे नहीं बढ़ सके, उसमें हमारी अपनी कोताहियां हैं। और अगर अब भी जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं शाजिया, तो मैं ही समझता हूँ कि हम अब भी अपने आप की इस्लाह कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊँ। कायदे आज़म ने अप्रैल सन 48 में, जबकि वो ज़ियारत में मतलब बीमार थे, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके लिए बहुत बड़ा जलसा किया। तो आप तशरीफ लाए, बीमार थे, तो आपने दो बातें की। आपने कहा कि मैं आज इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के
के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान सरमादारों के लिए नहीं बना, ठीक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होगी, जो कमोडिटी छुपा देते हैं, गरीब महकूम हो जाता है ना, वो पैसे पैसे और रोटी रोटी की तरफ है। और तीसरी बात उन्होंने जो बात कही कि उन्होंने कहा मैं एक वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो सूबाइयत की लानत से बचना चाहिए। ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ जो म्यूनिसिपल कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें कायद आज़म को मतलब बहुत बड़ा एजाज भी दिया गया था, ये उनके अल्फाज हैं और ये अल्फाज में आप तारीख में देख सकते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने आगाज़ साहब ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से कायद आज़म साहब का उठाया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी ज़फ़र साहब के, हम जैसे बात कर रहे थे कि शायद हम आम परसेप्शन ये है कि कायद आज़म साहब को शायद इकोनॉमी पे इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, लेकिन अगर हम उनके 1947 के शाही के खताबात और दूसरे फरमुदात देखते हैं तो हमें एक उनका एक मुआशी बैलेंस करता हुआ एक निज़ाम की मतलब एक मैसेज मिलता है। आप किस तरह देखते हैं मुआशी नजरियात को कायद आज़म? देखिए, जब कायद आज़म ने एक वन सेपरेट मुस्लिम कंट्री का जब प्लान था उनके जहन में, यही था कि इक्विटेबल और टिकल डाउन इफेक्ट हर इक्वल हो, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड इंडिया के अंदर एक डिफरेंट सिनारियो था। तो मुसलमान ऑब्वियसली जो है वो उस वक्त भी जो है इतने आसान मुश्किल में थे, तो उनका ये प्लान था कि जो है एक अलग नेशन हो और हम इक्वलिटी जो है वो करें। बट अगर हम देखें कि अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल 1948 में हो गया है और उसको भी अब 76-75 ईयर्स हो गए हैं। बट हर डिफरेंट अगर हम डिकेड को देखें, हर तरीके से हम जो है वो डिफरेंट तरीके से है। पहला जो डिकेड जो था आपका 60 से था, वो उस वक्त माशाअल्लाह भी लगा हुआ था, बट बड़ा तरक्की का था और ये था कि जब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो टिकल डाउन इफेक्ट जो लोगों के ऊपर आएगा, बिकॉज उसका एक थ्योरी ये होता है कि डेवलपमेंट करें, उनको प्रिविलेज दें, इंडस्ट्रियलिस्ट को दें, तो वो डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान का बढ़ेगा। जब इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा तो लोग जो है बेरोजगार होंगे, उनको जो है ना वो होगा। बट जब 71 का एक दौर आया तो टोटली एक डिफरेंट पॉलिसी हुई एंड फिर हर 10 साल के बाद वो डिफरेंट होती रही। अब इस वक्त जो है लास्ट 30-25 साल के अंदर हम IMF, वर्ल्ड बैंक और उसी के जो पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं जो कायद आज़म की बुनियादी पॉलिसी थी कि इक्वालिटी हो, टिकल डाउन इफेक्ट डाउन दी लेवल लोगों को आए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। और अब तो इस वक्त जो है हम जो है कर्जों में हैं, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो IMF अभी आप देखें कि ये जो लास्ट IMF की ट्रांच के लिए आप देखें कि यही चल रहा है, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर स्पेशल चीजें होगी। तो जो आपका डाउन इफेक्ट है इसका, बिकॉज हमने कायद आज़म की जो इक्वालिटी को फॉलो नहीं किया, उनका ये व्यू था कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो, उनका था पब्लिक सेक्टर अपना जो है ना वो रोल करें, बिजनेसमैन अपना रोल करें। कहीं कहीं एक टचेज में चीजें हुई हैं आपकी, बट अनफॉर्चुनेटली जो पूरा एक मजमा होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, विद द रिजल्ट दैट अभी हम बहुत दूर हैं, हैव और हैव नॉट की लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिनके पास है वो है, और मिडिल क्लास तबका जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। मिडिल क्लास का तबका अगर हम देखें 10 साल पहले जो था आपका 45-50% वॉज मिडिल क्लास, अब वो श्रिंक होकर 30% पे आ गया है। तो मिडिल क्लास हो गया तो बस एक टॉप के लोग रह गए और नीचे रह गए। तो ये ऐसी चीजें जो अगर हम कायद को फॉलो करते तो शायद हम यहाँ नहीं पहुंचते। ये मिडिल क्लास के तबके की जो बात की कि वो श्रिंक हो रहा है, 1947 में जब कायद आज़म साहब ने अयूब साहब जब एक खिताब किया था इशाइये से, तो उन्होंने कहा था कि हमने अवामुल नास के जो तवाज़ुन है उसके बिगाड़ को सही करना है, अमीर और अमीर तर ना हो और गरीब गरीब तर ना हो। इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया था। लेकिन अब मसला ये है कि हम 75 सालों में यही चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि बताया कि ज़फ़र साहब ने कि श्रिंक कर गया मीडियोकर। इसकी क्या वजूहत देख रहे हैं आप? देखिए, मीडियोकर के जो श्रिंक करने के फेनोमेना है ये वर्ल्ड वाइड एक फेनोमेना है। इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक ने एक नहीं कई रिपोर्ट्स इशू की। ये वर्ल्ड वाइड है, इसके क्या कॉजेज हैं वो मेरे ख्याल प्रोग्राम की हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी मैं मोर कंसर्न हूँ, जो आपने अभी एक क्वेश्चन रेज किया था कि वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन मैं इसे डिसएग्री करूंगा। अच्छा। देखिए, उनकी इकोनॉमिक गवर्नेंस पे जो ग्रिप थी वो आज भी मैं समझता हूँ एक बहुत एग्जेम्पलरी चीज है। पाकिस्तान का मुतालबा बाद में आया, मुस्लिम लीग बाद में बनी, उससे भी पहले उससे भी पहले दो चीजें मैं अगर आपको इंडिकेट करूं तो पूरी आपको उनकी आइडियोलॉजी इकोनॉमिक गवर्नेंस पे क्या थी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। जब आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं
तो उससे पहले एक वाकया बहुत ज़्यादा बुक्स में भी यही लिखा होता है पाकिस्तान स्टडीज़ की कि तकसीम बंगाल मनसूख हुआ था तो मुस्लिम मुल्क बनाने की जरूरत पड़ी थी। एक चीज़ को हम भूल जाते हैं, उससे एक साल पहले एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिस पर सारे मुसलमान इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज इकट्ठे हो गए थे। एक साल पहले पूरे इंडिया में जो यूनाइटेड इंडिया था, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हो गए थे। ठीक। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन उस वक्त इम्पोर्टेंट इसलिए थे कि उस वक्त जो सेनेट होती थी इंडिया की, उसमें सुबह की फेडरल निजाम नहीं था कि सुबह से जाएंगे, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करता था सेनेटर्स को। तो जो सेनेट बनती थी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए बनती थी। उस इलेक्शन में पूरे इंडिया में किसी भी चैम्बर से कोई प्रेसिडेंट मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा शौक था जिस पर कायदे-ए-आज़म और हमारे पाकिस्तान में सर आगा खान उस वक्त से बड़े आगा खान जो थे जिंदा थे और दूसरे जितने भी लोग थे, वो ज़ाहिर एक चौंका देने वाली बात थी क्योंकि एक सीट जरूर ऐसी थी उस वक्त। एक होता था पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टूडेज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी बात नहीं कर रहा। पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था जो जिसमें दिल्ली भी शामिल था। ओके। उसका हेडक्वार्टर लाहौर में होता था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सीट होगी, क्योंकि इसमें शेख थे, बहुत सारे दिल्ली वाले थे, कि ये मुसलमान ताजिरज़ादे हैं, वो सीट मुसलमानों को मिलेगी। लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि वो सीट भी मुसलमानों को नहीं मिली थी। अच्छा। और कुछ अरसे बाद पंजाब चैम्बर ने ये फैसला किया था कि हेडक्वार्टर लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा। ये पाकिस्तान की तरफ हालात बन रहे थे। इसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम आया, मुसलमानों के लिए सोचने का वक्त आया और उसके जवाब में उसके कुछ अर्सा बाद आप जो आज फेमस 14 पॉइंट्स की बात करते हैं, कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात की, उसमें से 8 से ज्यादा नुकात ऐसे हैं जो सिर्फ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक गवर्नेंस से रिलेटेड। वो भी मतलब मोतीलाल नेहरू का जो बयान उसके बयान में आया जो पेश किए थे ना, इट वाज हिंदू फिलॉसफी, ही वांटेड टू एक्चुअली प्रमोट द हिंदू फिलॉसफी जो मोतीलाल नेहरू। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर रमेश कुमार MNA PTI ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर, आज हम बात कर रहे हैं कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह के फरमुदात आइडियोलॉजी पर, और ये बदकिस्मती कह लें कि 75 साल हो गए, लेकिन हमारे जब इस तरह की तकरीबात की जाती हैं तो हम सिर्फ उनको तकरीब के हद तक तो रखते हैं, लेकिन कायदे-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा आज तक हमारा मुल्क नहीं हो सका। अब जबकि इमरान खान साहब ने एक टेन्योर संभाला है तो हमें एक लीडरशिप के तौर पे उनमें भी एक कुछ सलाहियतें नजर आई हैं। आप क्या समझते हैं कायदे-ए-आज़म के फरमुदात को लेकर PTI किस तरह इसको फॉलो कर रही है? देखिए, कायदे-ए-आज़म के फलसफे के ऊपर नहीं कोई पहले चला है, नहीं कोई अभी चल रहा है। बातों की हद तक जो भी लीडर गुजरा है, 20 साल तो मुझे पॉलिटिक्स में हो गए हैं, 21 साल, जो भी आता है कायदे-ए-आज़म की बात करता है, वैसा कि मदीना की बात करता है, मदीना रियासत की बात करता है, मगर उसके पासे के नजदीक भी जो है ना वो जा नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अपने वोट बैंक के लिए चाहता है कि हम पॉलिसी वो करें जो वोट बैंक को अट्रैक्ट करे। तो इस वजह से मुझे तो कायदे-ए-आज़म के मतलब पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद उनके साथ जो किया गया, 1 साल के बाद ही जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत से जो पाकिस्तान का जो मेन जो मकसद था वो मैं समझता हूँ 1 साल के बाद ही हम हट गए थे उस चीज से, और उसका नतीजा ये हुआ, बांग्लादेश भी हुआ। 23% जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी की थी वो 23% पॉपुलेशन आज 5% पे पहुंच गई है, और वो भी अगर ऐसे हालात रहे तो ये 5% से भी कम होती जाएगी। सियालकोट जैसे वाकयात कभी होते रहेंगे, कभी आरजू जैसे वाकयात होते रहेंगे, तो ऐसे ही होगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर रोल इख्तियार करना चाहिए था जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। उसमें सियासतदान भी हैं, उलमा भी हैं, वो कम से कम अपना एक गुनाह को माफ करने के लिए, माफ करवाने के लिए खुद अदालत करें, खुद ऐसी पॉलिसी मरतब करें। अच्छा रमेश कुमार साहब, कायदे-ए-आज़म की हम बात कर रहे हैं कि जो उनकी एक मुआशी फलसफा था उस पर हम बात कर रहे हैं सर, और माइनॉरिटी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि माइनॉरिटी का क्या इस वक्त इकोनॉमी में जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है। सर ये मुझे फरमा दीजिएगा, जैसे कि हमने बात की थी कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब का एक फार्मूला जो था तो उसके तवाज़ुन के बिगाड़ के हवाले से भी कायदे-ए-आज़म ने बात की थी, और इमरान खान साहब भी हमें इसी फार्मूले पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ अब तक पिछली हुकूमतों ने इक्तिसादी निजाम को मजबूत नहीं बनाया, एक्नॉलेजमेंट नहीं की गई है, ये भी वजह है सर? देखिए, मैं समझता हूँ माजी से लेके आज तक मुआशी पॉलिसी पाकिस्तान की दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, और मुआशी पॉलिसी जो है
डिपेंड करती है फॉरेन रिलेशन के ऊपर। और फॉरेन रिलेशन के अंदर मैं समझता हूँ आज तक हम जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उस हवाले से जो पाकिस्तान को एक लेवल मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है और नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी अपनी फैमिलियों को लेके वहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं मगर पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी नहीं करते हैं। अगर बिजनेस में कमर्शियल अटैचीज जो जाते हैं वो भी सेम उसी तरीके से अयाशी करने जाते हैं, मगर मैं कभी कभार इंटरनेशनल डेलीगेशन में जब जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे इंडिया की जो एम्बेसी है उसके लोग मुझे ऐसे चलते फिरते नजर आते हैं कि जिसका अंदाज नहीं है, मगर हमारे लोग मुझे देखने तक नहीं आते कि हमारे लोग हैं कहाँ। जब उनसे पूछो कि भाई कहाँ हैं वो सर इधर है, गाड़ियाँ कहाँ हैं, रेंट पे गाड़ी क्यों आई है, तो कहते हैं बेगम साहब। अच्छा ठीक है रमेश साहब, आप हमारे साथ फोन पर ही रहेगा। आगा साहब मैं जरा थोड़ा सा नहीं रहूंगा, मैं रमेश साहब की एक बात से बता दूं। जी मैं रमेश साहब के सदन में याद कर रहा हूँ। देखिए ये बात आपने बिल्कुल एक स्वीपिंग रिमार्क पेश किया है कि लोग कायदे की बात करते हैं, उनके अफकार पर अमल न करते। देखिए ये तो सियासतदानों का काम है कि उस पर अमल करें। दूसरी बात ये कायदे ने कितनी बार कहा, सन 1940 से लेकर और जनाब 1948 तक जब तो सितंबर में उनका वो इस दुनिया से चले गए, उन्होंने करप्शन के खिलाफ बात की, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि अगर जिस मुल्क में करप्शन होगा वो तरक्की नहीं कर सकेगा। आज हमारे पास क्या है, एक इलिटिस्ट सोसाइटी बन चुकी है। आज पाकिस्तान में वो लोग रूल कर रहे हैं कि जिनके पास दौलत है। अच्छा, और सारे पूरे पाकिस्तान के आवाम जानते हैं कि ये दौलत कैसे जमा हुई, ये किसके पैसे हैं, ये किस तरीके से ये दौलत बनी है। तो मैं याद कर रहा हूँ, मैं रमेश साहब के सुगंध याद कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई मर्द मोमिन उठे, अल्लाह अब्बाल का कोई मर्द मोमिन उठे और ये जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और ये है कि और जो कायदे के सारे अफकार को उन्होंने रद्द कर दिया है और वो अपने मफादात के तहत पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। और ये बात जो उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात कही है, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि देखिए सर बात ये होती है कि 75 साल का बिगाड़ आप 3 सालों में 4 सालों में तो नहीं दुरुस्त कर सकते। अब ये जो करप्शन, और आपने पहले भी बात की थी कि कायदे आज़म ने बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया था कि जो ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस लोग हैं इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए मुल्क लूटने वालों को। और इमरान खान साहब भी अभी यही कर रहे हैं। एक जुमला और कहूंगा जी, देखिए मैं आपसे समझ रहा हूँ। देखिए 11 अगस्त की तकरीर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली तो उन्होंने ये कहा था कि द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद, यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, फ्री गो टू सिनेगॉग्स, है ना, फ्री टू गो टू मॉस्क। फिर कायदे ने ये कहा इसी 11 अगस्त की तकरीर को जो को लोग रेफर भी करते, उसमें फिर उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू मेक पाकिस्तान ए स्ट्रांग वायबल कंट्री इट विल बी एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए कायदे ने तो बार बार आप मजीद क्या चाहते हैं कायदे से ये चाहते थे कि वो आपको पाकिस्तान बना के भी दें, पाकिस्तान चला के भी दें, और उसके बाद ये है कि वो सारे जो सम्राट हैं पाकिस्तान बनने के बाद उसको लूटे खाएं। मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखिए सियासतदानों पर, देखिए एक जुमला जो है ना सारी दुनिया में कहते हैं, वो रोज वर्ल्ड ने पहले एक बात अच्छी कहती है, उसने कहा देखिए सियासतदानों का काम एक ही है कि वो मुल्क चलाएं, और मुल्क कुछ इस तरह चलाएं कि आवाम की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए, माशी होनी चाहिए, समाजी होनी चाहिए। ये और अगर ये नहीं होता तो वो समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो आज वो बात जो है ना आज इतनी सही हमें नजर आ रही है कि देखिए कि जितने भी मतलब ये लोग आज पाकिस्तान इलिटिस्ट सोसाइटी बन गया है, मेरे और आपकी कोई हैसियत ही नहीं है इस मुल्क में। तो जब ये सूरत हाल होगी तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं यहाँ मेरे सामने इतने काबिल लोग बैठे हैं, आई वांट कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, देखिए किसी इमरान साहब वगैरह इसमें शामिल नहीं है, ये एक ऐसा सिलसिला चला है कि जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब और फिर वही हमारे एक हुआ करते थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिराज कासिम तेली, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने इतनी उम्दा बात की, उन्होंने कहा कि अगर इस दफा दोबारा वही करप्ट एलिमेंट आया ना तो हम अपने सरमाया पाक कराची से ले जाएंगे। बिल्कुल सी बात है। अच्छा जफर साहब, हम 1941 में कायदे आज़म जो बलूचिस्तान में उन्होंने मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक कोई मुल्क मुआशी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर जो कमजोर है वो जिंदगी की जंग जीतने की उम्मीद नहीं रख सकता। अब बात वही है कि मैं कह रही थी कि 75 सालों का बिगाड़ तो 3-4 सालों में नहीं हो सकता। मैंने अपने इंट्रो में जिन मुल्कों की मिसाल दी थी, चाइना की, सिंगापुर, मलेशिया, सिर्फ वहां पर एक कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली थी। इक़्तिसादी निज़ाम और मुआशी पॉलिसी जो है वो 40 सालों पर मुहित होता है। इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है हमेशा एक बात की कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने मुल्क को खोखला किया। अब इक़्तिसादी निज़ाम लाजमी सी बात है इन खोखले लोगों के साथ जिन्होंने हुक्मरानी की उससे तो पायदार नहीं हो सकता था।
देखें, बात जो है ज़ाहिर है कि ये जो डिटोरिएशन है कंटिन्यूस चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली रुक नहीं रहा है इसके अंदर। मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड के ऊपर हूँ और चूंकि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो आपका डिटोरिएशन है वो कंटिन्यूसली है, वो हर जगह के ऊपर है। मैं पावर सेक्टर की पॉलिसी की बात करता हूँ। पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को हम इनिशिएशन दें, उनको इंसेंटिव दें कि वो आगे इसमें आए, लेकिन आपने इतना ज्यादा रॉन्ग टेल किया, रेंट सीकिंग कहते हैं, इतना ज्यादा आपने ये किया कि आपने जो इसका पोटेंशियल था हमारा जो आपका हाइडल का पोटेंशियल था, हमारा कोल का पोटेंशियल 94 की बात थी, उसको इग्नोर किया और रेंट सीकिंग की। और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट, ये तीनों जो है ना मिलके इन्होंने इस तरह उसको किया कि आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी पावर सेक्टर की, उसको डॉलर का बेस किया। जिन लोगों ने 2008 और 7 में इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स ज्यादा हो गई, इसके लिए डॉलर जो है उस वक्त 60 रुपीज का था और अब 180 का, 3 टाइम्स डॉलर हो गई है। तो आपकी पॉलिसियां जो है ना, मैं ये कहता हूं कि गैस की आप बात करें, गैस जब हिस्ट्री पढ़ता था, हमें कहते थे कि 250 साल ये गैस फ्री की चलेगी। बात ये हुई कि अभी 60 साल हुए हैं और हमारे घर पे डिफेंस में 2 हफ्ते से गैस नहीं है। आपकी पॉलिसियों में ये कौन है? इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें पॉलिटिशियन और आम आदमी, बिजनेसमैन। मैं कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बदतमीजी ये है कि जिसके पास जितना बड़ा ब्रश है उसने उतने ही पाकिस्तान को चूना लगाया है। और अनफॉर्चुनेटली हम कोई इंप्रूवमेंट, मुझे जो है आई वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक, अभी भी ऑप्टिमिज्म रहता है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि हम आगे कहीं मूव नहीं हो रहे। प्राइवेटाइजेशन के अंदर मेरा ये 8वां साल है बोर्ड मेंबर का है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने क्या अचीव किया, बट मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब बख्तदार होते हैं उनकी अलग बात होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो अलग बात होती है। तो एक इकोनॉमी पे तो कम से कम एक पेज पे आ जाए ना आपका। और जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं इस वक्त, उनको जो है ना आपका वॉच डॉग का डर लगा हुआ है। कोई चीज के अंदर इतनी आसान चीजें होती हैं, उसके अंदर भी 2-2 साल 3-3 साल लग रहे हैं इसके अंदर। ये बताइए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये करप्ट लोगों को क्यों सपोर्ट करती है? ये सवाल मैं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं ना बोर्ड में, क्यों सपोर्ट करती है? मेरा ख्याल है कि वो उनको भी सर्वाइवल के लिए मैं समझता हूँ कि उनका उनको सर्वाइवल के लिए कोई अच्छा, आवाम के सर्वाइवल का कोई मसला ही नहीं। मेरा ख्याल है कि उनके अपने मकासद भी बेसिकली। अच्छा ठीक है सर, अब अयूब साहब, हम चूंकि बात कर रहे हैं कि कायदे-ए-आज़म साहब की इकोनॉमी के हवाले से, उस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा कि कायदे-ए-आज़म ने बैंकिंग मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात की। बैंक को मुझे ये बताइए कि हमारे जो मरकजी बैंक हैं, उन्होंने जो मुआशी अहदाफ हासिल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो पिछली मतलब इन 75 सालों का जो आप कंक्लूजन है, वो किस तरह देंगे? देखिए शादिया, मैं बिल्कुल एक चीज वाज़ेह करना चाह रहा था आपके सवाल से पहले भी, कि बात 75 साल की नहीं थी। ये जो डिटोरिएशन है ये 2-3 डिकेड की बात है। मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, डेटा के साथ मैं फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। अगर आप 1947 से लेकर 1991 तक का एनुअलाइज जीडीपी ग्रोथ निकालें पाकिस्तान का और इंडिया का, तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के दरमियान है। इंडिया का लेस देन 3% है। उसके बाद अब इंडिया 9, 10, 11 पे जा रहा है, हम 3-4 की बात कर रहे हैं। ये 2-3 डिकेड का मसला है। और दूसरा देखिए, एक जमाने में मैं इकोनॉमिक्स में एक बात करूं, इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आज भी यूज होती है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से। ये डेकोरेटिव टर्म नहीं है, ये किसी हिंदू प्रेस ने, प्लानिंग कमीशन ने, इंडिया में किसी ने ये लफ्ज यूज किया था पहली दफा। मसला ये था कि जब एनुअल बजट आता था, इकोनॉमिक सर्वे आता था, तो एक चीज अंडरस्टूड थी कि जब इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 2 पॉइंट कितने % होगा। 2 पॉइंट कितने % का मतलब 3 से ऊपर नहीं होगा। तो ये एक मजाक बन गया था कि जब वो आएगा तो लोग सवाल करते थे 2 पॉइंट कितने % आएगा। तो ये मशहूर हो गया था एक टर्मिनोलॉजी में कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये 3 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो उस वक्त जो हमारे स्टेट बैंक की थी, कायदे-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। आज अभी हम बात कर रहे थे कि गांधी जी का, हम कह रहे थे उनके मर्डर की जब बात कर रहे थे, गांधी जी का जो मर्डर हुआ था उसमें क्या रीजन क्या थी? कायदे-ए-आज़म के जो 14 नुकात बाद में इम्प्लीमेंट हो रहे थे, जो मैं अभी रेफर भी कर रहा था, उसमें क्या था? इकोनॉमी से रिलेटेड आर्ट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल होगा, ऑटोनॉमी, मैक्सिमम ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दी जाएगी, ताकि पंजाब और बंगाल में और खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त NFWFP था, उसमें प्रोटेक्शन दी जाएगी मुस्लिम मेजोरिटी को।
सिंध को बम्बई से क्यों अलग किया जाएगा? रीजन क्या था? इकोनॉमिक रीजन। रिसोर्सेज यहाँ के यूज हो रहे थे। NWFP में और बलूचिस्तान में रिफॉर्म किए जाएंगे, ये 14 नुकात में यही कुछ था। 1/3 सर्विसेज में, फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, कैबिनेट में, पार्लियामेंट में 1/3 शेयर मुसलमानों का होगा। आज भी तो हम कोटा सिस्टम की बात करते हैं ना, 1/3 शेयर मुसलमानों के रिजर्व रखने के लिए, सारी इकोनॉमिक चीजें थी, इकोनॉमिक। और जब गांधी जी का मर्डर हुआ, और रीजन क्या था? जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसके तहत जो गोल्ड एंड बुलियन के रिजर्व थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसका 1/3 पाकिस्तान की स्टेट बैंक को ट्रांसफर होना था, जो इंडिया ने बाद में एम्पावर में होने के बाद उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। जाहिर है वो एक खतरनाक मसला था कि उनको देना चाहिए था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। गांधी ने उस पर ट्राई की थी कि देना चाहिए, मनफरद किया था कि भूख हड़ताल की थी कि देना चाहिए, तो डिसाइडेड है। ये विजन था कायदे आजम का। और बैंक पे फिर क्या किया कायदे आजम ने? अब ऐसा नहीं कि हाथ पैर फूल गए थे और छोड़ दिया था। जो स्टेट्स पाकिस्तान की तरफ आई थी उनमें कुछ पाकिस्तान में जो आई थी उनके अलावा हैदराबाद दक्कन की भी मैं बात करूंगा, गिलगित है, बहावलपुर है, कल्लात है, इनके पास ऑलरेडी एक बैंकिंग सिस्टम मौजूद था जिसमें रिजर्व मौजूद थे। वो फॉर्मेशन बनी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वहां से पाकिस्तानी जो करेंसीज थी उसकी बैलेंस शीट में ये एसेट्स ट्रांसफर हो गए थे। तो ये उनका विजन, कायदे आज़म का कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक गवर्नेंस नहीं थी या इकोनॉमिक विजन नहीं था? ये सारी जो चीजें हैं 14 पॉइंट से लगाकर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन से लगाकर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन और पॉलिसीज कैसी थी। इंडिया हाथ जोड़ता था, घुटने टेकता था। शुरू में जब इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, हमने डिवैल्यू नहीं किया, वो बेनिफिट में ट्रांसफर हुआ। अगर साहब अब हम बात करें वही इकोनॉमी आइडियोलॉजी की, कायदे आज़म साहब की बड़ी अच्छे पॉइंट इन्होंने रेस किया कि 75 सालों का नहीं बल्कि हम 30-40 सालों में अगर हम इकोनॉमी पॉलिसी को देखें तो हमें वहां पे कुछ फ्लॉज नजर आते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा। 1963 में पाकिस्तान चाइना और कोरिया से ज्यादा एक मुआशी मुस्तहकम मुल्क था। 1963 में हमने जर्मनी, मगरबी जर्मनी को जो है वो 13 करोड़ उस वक्त हमने उनको कर्ज फराहम किया था, जापान को भी दिया था। हबीब बैंक की बिल्डिंग बनी थी तो चाइनीज कंपनीज ने वो डिजाइन मांगा था पाकिस्तान से। यानी कि 70 के बाद 80s के बाद जो है ये हमें हम डिमोलिश होना शुरू हुए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर तो ये डेमोक्रेसी में जो बार बार बारियां ली जिन्होंने, तो वैसे तो मुल्कों की कोई भी हुकूमत आती है जाती है, लेकिन इकोनॉमी पॉलिसी इक्तिसादी निजाम तो एक ही रहता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए यहाँ पर मैंने यही अर्ज किया ना आपसे कि जब मैंने सुबानी साहब से कहा कि सुबानी साहब ये बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट करप्ट लोगों को क्यों वो करती है, क्योंकि उसकी वजह ये कि उनके मफादात मिले हुए हैं। देखिए अगर कोई ऑनेस्ट, अगर कोई शाजिया को बना देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो जाहिर है कि शाजिया देखेगी कि गरीब आदमियों के लिए हम क्या भलाई कर सकते हैं। देखिए सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर महबूब हक मुझे इत्तेफाक करेंगे, हमारे पास बैठे हुए डॉक्टर महबूब, कि डॉक्टर महबूब हक ने बाकायदा प्लानिंग दी थी साउथ कोरिया को कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, और उन्होंने सीखा। इसके बाद आपने ली का बड़ा हवाला दिया जो कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट, और उनके बारे में ये था कि नॉन टेररिस्ट, बल्कि बाद उन्होंने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया, उनके बेटे इसमें मौजूद है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये फलसफा होता है सियासतदानों का। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि जमहूरियत का फलसफा जो है वो सियासतदानों की अच्छी कारकर्दगी से वाबस्ता है। अगर कारकर्दगी अच्छी है, अगर इससे प्रो एक्टिव है, प्रो पीपल है, तो यकीनी तौर पर यह है कि मुल्क भी तरक्की करेगा, आवाम भी खुश रहेंगे। देखिए जिस मुल्क में आवाम मुतमईन नहीं है, आवाम अगर खुश नहीं है और आवाम जो है वो महरूम है, और एक एलिटिस्ट तबका, एक छोटा सा तबका 5% तबका जो है पूरे पाकिस्तान पर रूल करता है और बड़ी बेशर्मी से रूल करता है, यानी ये समझ के कि ये बदनाम लोग हैं, है ना, सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग की है ना, हर तरह काम किया है, लेकिन ये इसके बावजूद ये उनको अपने सरों पर सजाने को तैयार है। मैं शादी आपसे कर रहा हूँ कि यकीन माने मेरे सामने ये सबने बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए मैं दोबारा ये करना चाहता हूँ, मुल्क इस तरह नहीं चला करते, है ना। आप IMF के पास कितने, मेरा ख्याल ये 18वीं मरतबा IMF के पास गए। दुनिया में और भी इनकी हुकूमतें जो थी, माजी की हुकूमत नहीं गई है IMF के पास। इमरान साहब की हुकूमत कोई पहली हुकूमत नहीं है कि जिसने IMF से जाके कर्जा लिया है, लेकिन सवाल ये है कि वो कर्जा लेकर आपने उसका किया क्या, किस तरीके से आपका यूटिलाइज किया, किस तरीके से उसने आपको बेनिफिट किया। अगर ऐसा बेनिफिट नहीं किया आपने और आवाम को फायदा नहीं पहुंचा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकी, तो फिर जाहिर है कि फिर ये कर्जे जो है ना ये आपके लिए बोझ बन जाएंगे, और बोझ बन गए, बन चुके हैं। तो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आपका एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए कायदे-ए-आज़म वॉज वेरी क्लियर कि कायदे-ए-आज़म एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, और कायदे-ए-आज़म ने कई दफा कहा कि हमारा आइन क्या होगा। उन्होंने कहा हमारा आइन तो कुरान मौजूद है। ये कायदे-ए-आज़म के अल्फाज हैं जो मैं आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूँ। कई बार ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए।
तो जब कुरान में ये सारी चीजें लिखी है कि अस्सलात व ज़कात, कि आप मतलब ये कि नमाज भी पढ़ें और ज़कात भी दे, क्या कि कुरान में साफ लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ना, कोई तस्वर नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर इर्तिकाज़ दौलत का कोई तस्वर नहीं है, इस्लाम के अंदर करप्ट लोगों का कोई तस्वर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि मफादात की दुनिया बन चुकी है और लोग मफादात के तहत जो है ना अपने काम करते हैं और उसी को समझते हैं कि जमहूरियत है। आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, आप तो मुझसे ज़्यादा चीज़ों को समझती हैं। बताइए, करप्ट लोग कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती जो है ना वो होनी चाहिए, यानी वो लोग कि चोर जो कह रहे हैं कि वो सिविलियन बालादस्ती के तहत हम आएंगे। मैं शादिया आपसे कह रहा हूँ, कायदे-ए-आज़म के सिलसिले में हमें बड़ी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि कायदे-ए-आज़म ने किस तरीके से 30 लाख मुसलमान मारे गए इस पूरे माइग्रेशन में, है ना। और उसका सिर्फ बिहार में 1946 में 80,000 मुसलमानों को मारा गया, है ना। फिर ईस्ट पंजाब में 10 लाख मुसलमानों को मारा गया। लोग एक्चुअली वो समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान कैसा बना। वो कुछ ऐसे लोग हैं कि सुबह मतलब उठे तो उन्होंने देखा कि ये तो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, फिर इसके बाद लूटमार शुरू हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने एक बात सही फरमाई है कि ये 3-4 डिकेड की बात है, वरना सन 60 में तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी इतनी बढ़ चुकी थी कि हम उससे बड़े फर्क करते थे, बल्कि हम चाइनीज को भी वो बताते। मैंने डॉक्टर महबूब हक का नाम दिया कि साउथ कोरिया को किस तरीके से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बताई। लेकिन ये है डॉक्टर साहब, आपने कहा डॉक्टर साहब कि 30-40 सालों का बिगाड़ है, लेकिन इमरान खान साहब जब आए तो लाज़मी सी बात है, जिस तरह उनको इकोनॉमी की सिचुएशन थी, वर्स्ट कंडीशन में थी, फिर कोविड एक पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को, तरक्की याफ्ता ममालिक को हिला दिया था, फिर तो हम तो तरक्की पजीर मुल्कों में शामिल होते हैं। लेकिन 2 सालों के बाद हमें इमरान खान साहब के एक विजन इकोनॉमिकली नजर आना शुरू हुआ और कुछ सेक्टर्स पे अभी आप एक्सपोर्ट सेक्टर ले, टेक्सटाइल और IT ले लें, जो क्रिटिसाइज किया जाता है ना PTI को या इमरान खान को, उसके देखें रीजन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मसला ये नहीं, इनको इस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कि जब इनको हुकूमत मिली तो जो तबाही आनी थी वो आ चुकी थी, इस पर बात नहीं हो रही। बात यह है कि इनका वोट बैंक या ये जिस विजन के साथ आए थे या जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया था वो टोटली डिफरेंट था। बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गई थी, जब वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अचीव नहीं कर पा रहे उस स्पीड से तो पैनिक हो रहा है। आप फिर वही बात आ गई कि देखिए 30 सालों की बात आप कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप 3-3.5 सालों में तो उस चीज को, सिस्टम को नहीं ठीक कर सकते ना। ठीक है वो सही है, वो उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन को तो एड्रेस करना चाहिए ना। वो लोग दूसरी पार्टियों से जो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में होना क्या चाहिए था। एक आपके प्रोग्राम में मैंने शायद मेंशन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, 2 साल बाद असरात नहीं आया करते। लेकिन मसला ये है कि उस 2-3 साल में जो उसके नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं, बिकॉज रेक्टिफिकेशन आ रही होती है ना पॉलिसीज में, जब रेक्टिफिकेशन आएगी तो पैनिक सिचुएशन भी आएगी। उस पैनिक सिचुएशन में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को पैरेलल देना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग अगर उस 3 साल में पिस गए तो वो 3 साल किसी की जिंदगी के इतने कीमती 3 साल होते हैं कि वो पूरी जिंदगी पर सर्वाइव नहीं कर पाता। कोई स्टूडेंट अपनी तालीम छोड़ दे, किसी की 3 साल के लिए जॉब खत्म हो जाए तो शायद फिर वो रिवाइवल मुश्किल हो रहा होता है। तो एक पैरेलल शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर किए जाते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं इसकी बात ऐड करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लोगों में थी, बिकॉज जाहिर है कि दो डिफरेंट पार्टीज को लोगों ने देख चुके थे इतने साल से और एक नया विजन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन की थी जो प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा थी कंसिडरिंग द हालात की है, तो उस वजह से फिर कोविड आया। बट मैं कोविड के अंदर ये बात कहूंगा, जिस तरह आपकी लेकिन हमें कुछ और चीजों को सरफे नजर नहीं करना चाहिए जफर साहब, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की एक पॉलिसी रही है अभी कि अशिया की कीमतों को जो है वो मुस्तहकम किया जाए, उनको एक सतह पर एक मुस्तहकम किया जाए जो खरीदार और सरमायाकार दोनों के लिए जो है मुनसफाना हो। इमरान खान साहब बारहा ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो आपको पता है कि जो मिडल मैन है, जो एक माफिया का रोल अदा करता है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी वो चीजें जिनको पॉइंट आउट हम अपने प्रोग्राम में करते हैं और इमरान खान साहब अपने खिताब में भी करते हैं, उनसे कैसे निपटा। देखिए मैं कोशिश के जैसे मैं ये प्याज की बात करता हूँ, जैकबाबाद में ये प्याज 5 रुपए का, फार्मर को 5 रुपए की मिलती है, और जो प्राइस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन बीच के अंदर तकरीबन 40 इतना आ जाती है। तो बीच में जो इतने मिडल मैन जो है वो सिस्टम जो चल रहा है, ऑल्दो आई मीन
आप हर हफ्ते देखें तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज साहब जो बन जाएंगे एडवाइजर हैं, हर हफ्ते वो उसके ऊपर मीटिंग करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से ड्यूटियां कम करते हैं, सेस टैक्स कम करते हैं, इसके अंदर किस तरीके से कामयाबी हो कि जो आपका मासिस को जो है वो चीज जो है सस्ती मिले। बट अनफॉर्चुनेटली उनके जहन में जरूर है, बट चूंकि अभी तक वो अचीव नहीं कर पाए हैं, ना नौकरियां लोगों को बहुत ज्यादा, बिकॉज हालात ऐसे कोविड की वजह से भी हुए, तो लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी सी बात है और लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसकी वजह से। एक वजह यह है कि जो महंगाई का, देखिए महंगाई के नारे में इमरान खान को हिला के रखा है, ठीक है, लेकिन आपसे मैं याद करना चाहता हूँ कि जब 18वीं तरमीम की आप बात करते हैं तो सूबाई हुकूमतें कहती है कि देखिए हम तो 18वीं तरमीम के जरिए जो है एम्पावर हो गए हैं और हमारे पास तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है। जब आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है तो उसका आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो ज़रिए अजनास पैदा हो रही है उस पर आप कंट्रोल करें कि किस तरीके से आप इनकी जो चीज़ें हैं महंगाई को किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान इस मसले पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। आपको याद है कि जब भुट्टो साहब जब 71 में पाकिस्तान टूटा तो करेंसी जो थी नालों में बह रही थी पाकिस्तान की, लेकिन भुट्टो साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने ये कहा कि मैं मजिस्ट्रेटी निजाम लेकर आऊंगा। मजिस्ट्रेट के जरिए हर जगह पे जो है ना लोग जाके जाते थे और प्राइस कंट्रोल करते थे और बाकायदा प्राइस लिस्ट लगी रहती थी। आप आज कराची का किसी भी जगह इस्लामाबाद में चले जाइए, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, जिसकी मर्जी है वो पैसा बढ़ा देता है। आप एक छोटी सी दवा लेने जाएं, अगर वो कल दवा जो थी वो 10 रुपए की मिलती थी, आज वही दवा 60 रुपए की मिल रही है। ठीक है, अच्छा मैं बस चूंकि प्रोग्राम एंड पे जा रहा है, आप अपनी बात ज्यादा कम होना इकोनॉमिक्स में वो कोई चीज नहीं होती, ज्यादा है कम है। बात यह है कि दो पार्टी इक्विटेबल, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर को क्या प्राइस दे रहे हैं और वो किस प्राइस पे प्रोड्यूस करने को तैयार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रोड्यूसर जो है एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसर, उसकी जितनी पॉलिसीज हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, आपका वो फेडरल में आ रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली होनी फेडरल सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ये जफर साहब, ये कायदे आजम के मुआशी ख्वाब के जो ये मुआशी पाकिस्तान का जो अधूरा ख्वाब है उसको कैसे मुकम्मल किया जा सकता है? आई थिंक मैं जितने भी तमाम लोग, ऑल पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, आम पब्लिक, सिविल सोसाइटी, इकोनॉमी के ऊपर जो है ना उसके ऊपर एक पेज पे रहें, एक पॉलिसी करें, चाहे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, चाहे बेनिफिट डाउन द लेवल है, उसमें सियासत करते रहें अपनी जगह पे, पर इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक क्लियर हो कि इस तरीके से करना है, रोड मैप किया हमारा। जब तक ये नहीं करेंगे तो हम इसी तरह हम एक साल अच्छा होगा, 2 साल पीछे चले जाएंगे, यही होता रहेगा। बट दे ऑल एट वन पेज। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के आधे लोग जो है उन्होंने दूसरी जगह पे अपने नेशनलिटी ले रखी है ना, पॉलिटिशियन ने अकामा ले रखे है ना। आप मुझे बताइए इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं, कायदे के दोस्त हो सकते हैं, मुसलमानों के दोस्त हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। चल में बताया गया तो सिर्फ करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, और करप्शन को सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर नहीं, जुडिशरी के लेवल पे नहीं, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे भी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की, पॉलिसी मेकिंग पर जो है वो करप्शन को जो हमें रोकना चाहिए। यही इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम हमें जब से वो इख्तिदार में आए और उससे पहले भी जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने यही बात की थी। अपने मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, बहरत कौम जो है हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह के जो फरमान है उनके हर लफ्ज़ को हुक्म समझना चाहिए, उनके फरमुदात को, आइडियोलॉजी को जो है वो हमें उस पर पासदारी के साथ अमल करना चाहिए, तभी हम एक इस्लामी फलाही मुआशी रियासत का क़याम अमली तौर पर देख सकेंगे। इजाज़त चाहूंगी, अल्लाह ने। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. And then add to it recently prolonged drought, 75% of the people living off the land. And then, even before 15th of August, half the population below the poverty line. Years of
corrupt governance. 75% of the budget supported by foreign aid. Now, a country in this situation, after 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. We, the OIC, it's a big responsibility on us, because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's our religious duty to help them. And I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late.